जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम देख रहे थे संविधान। आपको बता दें, जो संविधान की क्लासेस हैं ये आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम या यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली हैं, यूपीएसआई सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पॉलिटी भी कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों अगर आपके पेपर लगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ देखिए आपको देखिए भूगोल की क्लासेस मिल जाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है ज्योग्राफी की। उसके अलावा करंट अफेयर की भी क्लासेस मिल जाएंगी, जिस इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी हमने करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको इतिहास की क्लासेस मिल जाएंगे, पूरा संपूर्ण इतिहास हमने कराया हुआ है, तो जाइए देखिए। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कराया है, तो एक बार जाइए देखिए और अच्छे से कवर करिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिनको चाहिए हमारी पीडीएफ या ई बुक, ठीक है, तो वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें। और ज्ञान आरबीएल ऐप के डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, या फिर दोस्तों कोर्सेज वाले कॉलम में अगर कोर्स चाहिए, जैसे कि हमारा जूनियर असिस्टेंट का कोर्स है मात्र 399 रुपये में, तो जाइए इन पे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको देखिए ये मिल जाएगा संविधान का इंडियन पॉलिटी पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी मात्र 50 रुपये। इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके अलावा भूगोल की है दोस्तों, ज्योग्राफी की, ये आपके इतिहास की है, स्टैटिक जीके की है ये, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल और हिंदी की भी दोस्तों आपको मिल जाएंगी। जो ई बुक आपको नीड हो दोस्तों वो ई बुक आप ले सकते हैं और इन्हें बाहर निकाल के आप ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक, इन सब का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जाइए दोस्तों, इंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, आपको पता है कि हम देख रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी की आज दोस्तों ये तीसरी क्लास है। ठीक है, हम देख रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास, है ना, भारत का संवैधानिक विकास, और उसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 देख लिया था, जिसका दोस्तों योगदान हमारे संविधान में पूरा छपा हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में कि साथियों ये लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा। क्या दोस्तों, ये लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही थे। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने दोस्तों 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा था, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगस्त में ये प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया है। ठीक है, कि अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया, तो 8 अगस्त 1940 को। किसके समय, तो लॉर्ड लिनलिथगो के। ठीक, इसमें देखिए था क्या, इसमें कुछ मांगे थी। क्या दोस्तों, कुछ मांगे थी। इस प्रस्ताव के निम्नलिखित प्रावधान थे कि भैया भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाए, और वायसराय की कार्यकारिणी का परिषद का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। दोस्तों ये पॉइंट भी आपके यूपीएसआई 2017 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, आपका सीधा इसका डेट पूछता, और किसके समय, तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। ठीक है, नोट करके एक चीज़ आप लिख लीजिएगा साथियों कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति, क्या दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत स्थापित की गई थी। ये भी एक नोट पॉइंट लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 2017 में पूछा गया यूपीएसआई के। और इसका आयोजन दोस्तों किसके किसके सहयोग से हुआ, तो वीरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ, लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों बर्लिन समिति का आयोजन हुआ। ठीक है, जिम्मरमैन योजना के तहत स्थापित किया गया था इसको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित किया गया, तो जिम्मरमैन। दोस्तों ये हमने अलग से नोट पॉइंट दे दिया है। ठीक है, मगर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं पूछे गए, उनको मैं कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए चलूं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्रिप्स मिशन देख लेते हैं। क्या क्रिप्स मिशन कब, 22 मार्च 1942। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बना है। क्या बनता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो दोस्तों 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता दोस्तों। किसके नेतृत्व में, देखिए समझिएगा, ये भी आपको याद रखना है, किसके नेतृत्व में दोस्तों, तो ये है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। दोस्तों किसके नेतृत्व में, तो साथियों
क्रिप्स के नेतृत्व में, यानी क्रिप्स का फुल फॉर्म क्या था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम था, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस मिशन में दोस्तों निम्न बातें कही गई थी। क्या क्या बातें कही गई इस मिशन में? क्या कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। दोस्तों देखिए, संविधान सभा की बात क्रिप्स मिशन में की गई थी। यानी देखिए, इसमें कहा क्या गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भारतीय लोग किसका साथ दें, अंग्रेजों का साथ दें, ब्रिटिश का साथ दें, और जैसे दोस्तों हम विश्व युद्ध समाप्त करते हैं, जीतते हैं, उसके बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और पूर्ण औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। सारी बातें किसमें कही गई हैं? क्रिप्स मिशन में। देखिए, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर क्या पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन क्या आया था, भारत आया था। ठीक है, ये चीजें। अब दोस्तों इस क्रिप्स मिशन की बात करूं तो महात्मा गांधी ने इसे क्या बोला कि भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और याद रखेंगे दोस्तों, इसे चाहे कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग हो, दोनों ने दोस्तों क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, यानी दोनों ने दोस्तों इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। चलिए अगला है दोस्तों वेबल योजना। दोस्तों 1945 में आता है, याद रखेंगे। वेबल योजना आपको मैं बता दूं कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद दोस्तों ये योजना आता है। क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल ने इस योजना की घोषणा की। मतलब देखिए, भारत को ना जापानी मतलब भारत जो है जापानियों की तरफ झुकता जा रहा था और जो संवैधानिक गतिविधियां थी इनको रोकने के लिए और जापानियों के प्रति झुकाव को कम करने के लिए दोस्तों ये योजना लाया गया, वेबल योजना 1945 में। इस योजना के उद्देश्य क्या थे? तो साथियों उद्देश्य क्या थे कि देखिए क्या था कि भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना, यानी संविधान बनाए जाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था कर देना। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। देखिए ऐसे था कि वायसराय तो अंग्रेज ही होता था और सैन्य प्रमुख भी अंग्रेज होता था और उसके अलावा जो अन्य सदस्य होते थे उसमें भी अंग्रेज होते थे। तो इसमें कहा गया कि केवल और केवल दोस्तों वायसराय अंग्रेज होगा और सैन्य प्रमुख अंग्रेज होगा, इसके अलावा सभी भारतीय होंगे। अगला है, परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी जितने लोग परिषद में हिंदू के होंगे उतने ही मुस्लिम के भी होंगे। ठीक है। चौथा क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके द्वारा कहा गया कि भैया जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 के आसपास, उसमें दोस्तों जिनको भी गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस योजना के असफल होने के कारण क्या थे, आपसे पूछ सकता है कि वेबल योजना के असफल होने के कारण क्या थे। तो साथियों क्या कारण था कि कांग्रेस ने अखंड भारत का आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग ने दोस्तों पाकिस्तान की मांग कर दी, पाकिस्तान की मांग पे अड़े रहे कि हमको भैया पाकिस्तान चाहिए, इसलिए ये योजना दोस्तों लापता हो गई, असफल हो गई। ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम शिमला सम्मेलन की बात कर लें। देखिए आपको बताएगा ना कि शिमला सम्मेलन की बात की गई थी। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, क्या 25 जून 1945 की बात कर लें तो शिमला सम्मेलन में क्या होता है, यह शिमला सम्मेलन देखिए ये किसके बाद हुआ, तो वेबल योजना के बाद। ठीक है, देखिए यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कितने? 22 प्रतिनिधियों ने दोस्तों हिस्सा लिया और इस प्रतिमंडल निधि का नेतृत्व किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए यही अबुल कलाम आज़ाद हैं जो कि दोस्तों आज़ाद होने के बाद भारत के ये शिक्षा मंत्री बनते हैं और दोस्तों और इन्हीं के जन्म दिवस को हम एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि भारतीय शिक्षा दिवस। देखिए शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिक्षा दिवस की बात कर रहा हूं। तो इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों शिक्षा दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस को। चलिए अगर आप सभी को दोस्तों याद है हमें बताइएगा कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। देखिए शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस दोनों अलग अलग हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा रखी
द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने से तैयार नहीं। मतलब कि देखिए जो आपका वेबल योजना थी उसमें कहा गया था कि जो दोस्तों जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी उसमें 50% मुस्लिम होंगे और 50% हिंदू होंगे। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जरूरी ये नहीं था कि मुस्लिम लीग में सभी मुस्लिम लीग में ही हों, ठीक है। तो इनके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि भैया जो भी मुस्लिम होंगे ना 50% वो सभी मुस्लिम लीग के होंगे और किसी पार्टी के नहीं होंगे, ठीक है। ये मतलब रख ली, ठीक है। उसके अलावा मुस्लिम लीग ने इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण जो इसने दोस्तों कहा कि केवल और केवल मुस्लिम लीग के होंगे, इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण दोस्तों 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन अंततः क्या होता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों शिमला समझौता देख लिया। अब बात आती कैबिनेट मिशन 1946 की। क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 की बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 की। देखिए कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए आपसे पूछेगा कि संविधान सभा गठन किसके द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा संविधान सभा गठन हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी के नेता सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है 1945 में चुनाव फिर से होते हैं ब्रिटेन में, तो वहाँ दोस्तों लेबर पार्टी के नेता जीतते हैं, उनका नाम क्या होता है, सर क्लीमेंट एटली, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्लीमेंट एटली के द्वारा ही क्या कैबिनेट मंत्रियों की दोस्तों 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसको हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 3 सदस्य कौन होते हैं, तो साथियों याद रखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि दोस्तों व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों जो कि भारत सचिव होते हैं उस समय, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री होते हैं दोस्तों। इन तीनों को दोस्तों मिला करके इस मिशन को भेजा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसमें 3 सदस्य होते हैं, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनके नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस दोस्तों, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था इस दोस्तों कैबिनेट का, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। और दोस्तों ये पहली बार यह प्रस्ताव दोस्तों 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया गया, और यह मिशन समझिएगा, यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु तो योजना प्रस्तुत की। यानी आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि संविधान सभा गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। चलिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से बाद दोस्तों क्या हुआ, आपको बता दें कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, 389। क्या 389 होनी थी। एसएससी जीडी में पूछा गया और यूपीएसआई में पूछा गया, जिनमें से मेरे दोस्तों 93 सीटें देसी रियासतों से ली गई। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया कि इसमें कितनी सीटें दोस्तों देसी रियासत की थी, 93, यानी 93 दोस्तों राजा थे। देखिए भारत और पाकिस्तान बहुत बड़ा था, वहाँ दोस्तों राजा रजवाड़े रहते थे, तो वो 93 रजवाड़े दोस्तों वो थे, उनको मिलाया गया, ठीक है। उनके लिए 93 सीटें रखी गई और 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से थी और 4 सीटें दोस्तों कमिश्नरी क्षेत्र से थी। आपको बता दें कि चुनाव केवल और केवल दोस्तों कितने हुआ था, 296 सीटों पर। देखिए ये थी आपके संविधान सभा कुल कितनी सीटें थी, कितनी 389 में से दोस्तों चुनाव केवल और केवल दोस्तों 296 पे हुआ था। किस पे, तो ये दोस्तों 292 ब्रिटिश वाले पे और 4 कमिश्नरी वाले पे। अब देखिए आप कहेंगे सर इन 93 सीटों पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे राजा थे। अगर राजा से कहते हुए तुम्हारे हम चुनाव करवाएंगे तो राजा नाराज हो जाते, इसलिए केवल और केवल चुनाव कहाँ करवाए गए, केवल और केवल दोस्तों ब्रिटिश प्रांत वाली सीटों पर 292 और 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र वाले, इन पर दोस्तों 296 सीटों पर ही चुनाव करवाते हैं। राजा जो देसी राजा थे उनसे बोला गया आप अपना एक प्रतिनिधि आप भेज दीजिए, ठीक है। संविधान सभा में एक अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए, चाहे आप खुद चले आइए, ठीक है, समझिएगा। अब इसमें होता क्या दोस्तों, और क्या होता है कैबिनेट मिशन के द्वारा कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों में आवंटन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया जाएगा, जैसे दोस्तों अभी राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। इसके अलावा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाएगा। मैंने बताया कि भैया जो भी आपके देशी रियासत हैं, यानी जो 93 सीटें हैं, इसमें जो देशी वहाँ के राजा हैं उनके द्वारा जिसको भेज दिया जाएगा वही क्या होगा, प्रतिनिधित्व हो जाएगा, वही इसका
प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर ये सीटें निर्धारित की गई। कौन वाली दोस्तों? ये वाली सीटें लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया। कितने पे? 10 लाख पर, ठीक है। ये आप समझ गए। चलिए अब दोस्तों मैं बता दूं कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं, तो जुलाई अगस्त के बीच, जुलाई अगस्त के बीच दोस्तों चुनाव होते हैं, 1946 में संपन्न होते हैं। और चुनाव केवल 296 सीटों होता। हमने बताया था कि दोस्तों जो और सीटें थी वो देसी रियासत की थी ना, क्योंकि देसी रियासतों का चुनाव नहीं होता था। इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा 1945 द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ठीक, समझ रहे हैं। चलिए और दोस्तों कुल प्राप्त सीटें कितनी थी? 296 में से कौन कितनी सीटें जीता था आपको बता दें। जिन पे चुनाव हुआ तो 296 चुनाव हुआ, जिनमें से दोस्तों आपको बता दें कि 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीती और 15 सीट मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और निर्दलीय जो खड़े थे दोस्तों उन्होंने 15 सीटें जीती। अब दोस्तों यहाँ से कभी कभार सीटों की जानकारी आपसे पूछता है कि दोस्तों अनुसूचित जाति कितनी सीटें थी? 26, इनमें से 26 सीटें अनुसूचित जाति थी और 33 सीटें अनुसूचित जनजाति की थी और महिलाएं टोटल 15 थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 थी। और 15 के नाम पर भी बार पूछ लेता तो आपको बता दें 15 महिलाएं कौन कौन सी थी। सरोजिनी नायडू जी, आपको पता है ये प्रथम राज्यपाल बनती हैं पूरे भारत में से, उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी है ना, प्रथम राज्यपाल मतलब महिला राज्यपाल, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। विजया पंडित जी है ना, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और बेगम एजाज रसूल हो जाती हैं। राजकुमारी अमृता कौर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं। हंसा मेहता दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जी दुर्गाबाई और दक्षायनी बेलायुधन, उसके अलावा अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला रॉय और एनी मस्क्रीनी दोस्तों, ये 15 महिलाएं होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। कितनी थी मेरे साथियों? 15 महिलाएं थी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ गए। चलिए तो 15 महिलाएं थी, इनको आपको याद रखना। चलिए अब दोस्तों अंतरिम सरकार गठन देख लेते हैं। क्या मेरे दोस्तों? अंतरिम सरकार का गठन देख लेते हैं। क्या होता है कि 24 अगस्त को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें दोस्तों मुस्लिम लीग ने हिस्सा ही नहीं लिया, यानी भाग ही नहीं लिया, ठीक है। कब? 24 अगस्त को दोस्तों क्या करा जाता है? अंतरिम सरकार का गठन किया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। और इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेता। तो आपसे क्वेश्चन देखिए, यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 से पूछा गया था कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो नेहरू जी ने। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। क्या? अपने पद की शपथ ली। और अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, परंतु वो मुस्लिम लीग के नहीं थे। मतलब जो दोस्तों 11 अन्य सदस्य, इसमें से 3 मुस्लिम भी थे। क्या? 3 लोग मुस्लिम थे मगर वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गए दोस्तों। इन्होंने कहा हम शामिल हो जाएंगे, जिनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? परिषद के भीतर रह करके पाकिस्तान के लिए लड़ना, यानी पाकिस्तान की मांग करना। अब साथियों अंतरिम जो आपका ये अंतरिम सरकार गठन था, इसके दोस्तों नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेहरू। अब यहाँ से पूछेगा कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था दोस्तों उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अध्यक्ष वायसराय थे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उपाध्यक्ष दोस्तों इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसका नेतृत्व भी नेहरू जी ही कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए किसको कौन सी सीट मिली थी, यानी कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया था? तो नेहरू जी क्या थे दोस्तों? राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, जैसे अभी एस जयशंकर जी थे वैसे विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू समझते थे, ठीक है। सरदार पटेल आपको पता है गृह मंत्री बाद में बनेंगे जी, स्वतंत्र भारत के भी गृह मंत्री बनते हैं। गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और जॉन मथाई दोस्तों उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनेंगे। और जगजीवन राम दोस्तों श्रम मंत्री। बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री। एच.सी. भाभा जी क्या बनते हैं? कार्य खनन ऊर्जा मंत्री। और दोस्तों लियाकत अली वित्त मंत्री बनेंगे, ठीक है। और दोस्तों अब्दुल रब नस्तार दोस्तों डाक एवं संचार मंत्री बनते हैं। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री, ठीक है। आई चुंदरीकर दोस्तों वाणिज्य। और गजनफर अली खान दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। और योगेंद्र नाथ मंडल क्या बनते हैं? विधि या कानून मंत्री। अरुणा आसफ अली दोस्तों रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनते हैं। दोस्तों ये 14 लोग कोई ना कोई मंत्रालय ये अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों इसके बाद आती है माउंटबेटन योजना। इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। माउंटबेटन योजना कब? 3 जून 1947। कब दोस्तों? 3 जून 1947 को। इसे हम बाल्कन प्लान भी कहते हैं, चाहे आप माउंटबेटन योजना कर लें या फिर बाल्कन प्लान कह लें, बात वही है।
3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इसमें था क्या कि भारत का विभाजन, देखिए यहीं से दोस्तों भारत का विभाजन शुरू हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। ठीक है, और संविधान सभा को 2 भागों में बढ़ जाएगी, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी और दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान होगा। मतलब इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को बांट दिया जाए और इसमें दोनों और जो संविधान सभा 2 भागों में बढ़ जाएगी और पाकिस्तान अपने लिए संविधान बना लेगा और भारत अपने लिए संविधान बना लेगा और दोनों राज्यों को दोस्तों क्या, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक, ये माउंटबेटन योजना के तहत कहा गया। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे साथियों, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए आपको बता दें बाकी चीज़ें कि साथियों एक बार आप जरूर जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा भूगोल क्लासेस दोस्तों पूरा कराया हुआ है, इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस। ठीक है, तो पूरा इतिहास हमने कराया हुआ है दोस्तों, और आपके लिए स्टैटिक जीके करवाया हुआ है। ठीक, और आपको अगर पीडीएफ है दोस्तों, आप जाइए हमारे ज्ञान अर्बिल ऐप पर और वहाँ दोस्तों ई बुक वाले कॉलम पे जाइए। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, जैसे ही देखिए ये सारी ई बुक आपको मिल जाएंगी, चाहे भारतीय संविधान की हो, भूगोल की हो, इतिहास की हो, स्टैटिक जीके हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इनको दोस्तों आप बाहर भी निकाल सकते हैं और इनका प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी आपको कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करिए दोस्तों, क्योंकि हमको भी इससे क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।